नमस्कार दोस्तों, मैं अक्षय पांडे स्वागत करता हूँ आपका शेयर में। और ये वीडियो बनाया गया है यूएफएम के ऊपर। तो देखिए 3 फेज़ में ये पूरे इस वीडियो में मैं डिस्कस करूँगा। तो वो सबसे पहले तो थिंकिंग बात करेंगे, जो थॉट्स जो इस वक्त चल रहे हैं, जो 3 विचारधाराएं चल रही हैं, जो कुछ लोग सपोर्ट में हैं, कुछ लोग विरोध में हैं, अपोज कर रहे हैं, और कुछ लोग जो है एक न्यूट्रल वे में उसके बारे में बता रहे हैं। ठीक है, फिर कुछ बात करेंगे उनके फैक्ट्स एंड जो भी उनके आर्ग्यूमेंट्स हैं कि क्या क्या बातें वो लोग कह रहे हैं अलग अलग पक्ष के द्वारा। ठीक है, उसके बाद क्या सॉल्यूशंस हो सकते हैं, और कुछ थोड़ी बहुत मुझे जहाँ लगता है एसएससी क्या क्या कर सकती है, मतलब थोड़े से सॉल्यूशंस एंड प्रेडिक्शंस के बारे में बात करेंगे क्या क्या हो सकता है। और उसके बाद एक और अच्छा सॉल्यूशन, मतलब मुझे जहाँ लगता है ये चीज़ हो जाए तो और इसके लिए अधिकतर सभी स्टूडेंट्स को मिलके उसके लिए काम करना चाहिए। फिर सबका मतलब जितने भी लोग इस वक्त फाइट कर रहे हैं, जितने भी लोग एक थिंकिंग रख रहे हैं किसी भी चीज़ के लिए, उन सब का वो सॉल्यूशन हो जाएगा। उनको बस ये चीज़ करना चाहिए और उस पर फोकस करना चाहिए। यूएफएम तो जैसा है उसके बारे में मैं डिस्कस करूँगा ही। ठीक है, तो देखो जो नोटिस आया था, इस नोटिस को आप लोगों ने सभी लोगों ने पढ़ ही लिया होगा, जिसमें मतलब एक सिंपल सा समरी बता रहा हूँ कि एक कमेटी बन रही है। कमेटी जो बनेगी वो उस पर जांच करेगी कि जो 4560 बच्चे जो थे, 4560 बच्चे, उनमें क्या क्या मतलब उन्होंने कॉपी में क्या लिखा था, क्या गलतियां हुई थी, मतलब उस पर अपनी वो एनालिसिस करेंगे। उसके बाद रिपोर्ट सबमिट करेंगे क्या हो सकता है इसके पे। ठीक है, तो इसका एक इम्पैक्ट ये भी हो सकता है कि जाहिर सी बात है वो सारे बच्चों को, अगर देखो थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो उन सभी स्टूडेंट्स को टाइपिंग टेस्ट के लिए भी बुलाया जाएगा। अगर कमेटी की रिपोर्ट में टाइम लगा, ठीक है, उन्हें अभी दिया जाएगा। फिर बाद में अगर कुछ एक्शन लेना पड़े उन्हें, तो वो एक्शन ले सकते हैं कि ये सारे स्टूडेंट्स जो हैं मतलब एलिजिबल नहीं है, या जो भी उनकी जो फैसला होगा वो उनके ऊपर डिपेंड करता है। तो ये चांसेस है कि इन सभी स्टूडेंट्स को टाइपिंग के लिए बुलाया जा सकता है, क्योंकि कमेटी की रिपोर्ट बैठेगी। तो जाहिर सी बात है इतनी दिनों तक, जब तक अब कमेटी की मान लीजिए कल को रिपोर्ट आई और फिर कहा कि चलो टाइपिंग दे सकते हैं सारे स्टूडेंट्स, तो अब ये फिर से उनके लिए अलग से टाइपिंग अरेंज करेंगे, तो वो पूरी भर्ती रुक जाएगी। तो ये चाहते हैं, एसएससी का कभी भी टारगेट नहीं है कि जो ये जितनी भी प्रोसेस चल रही है ये मतलब रुके, चलती रहे। ठीक है, क्योंकि वो जल्दी, वो वैसे ही 1 साल लेट हो रखा है, तो इसलिए वो ये कर सकते हैं कि उन स्टूडेंट्स को टाइपिंग के लिए भी बुलाएं और टाइपिंग देने का मौका उन्हें मिले। उसके बाद अगर कल को ये होगा कि नहीं ये एलिजिबल नहीं है, तो उनको फेल किया जा सकता है। ये सिंपल सी बात है। ठीक है, लेकिन वो अभी चाहेंगे कि ये जो प्रोसेस जो है वो चलता रहे, मतलब ये पूरा जब कोरोना खत्म हो जाएगा उसके बाद की बात कर रहा हूँ मैं। तो ये मैंने जब पोस्ट किया था तो बहुत लोग को उस वक्त वो चीज़ क्लियर नहीं हुई थी। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि इसलिए ऐसा हो सकता है। अब टाइपिंग में ज़्यादा टाइम नहीं लगा, जैसे कुछ लोग को ये था कि केस हो जाएगा, कोर्ट केस हो जाएगा, मतलब और कई चीज़ें हो जाएंगी, जिसकी वजह से हमारी जो ये टाइपिंग है या ये जो केस है इस पर हो जाएगा, कुछ ये भर्ती जो आगे ना खींच जाए। तो ऐसा नहीं होगा, ये जो आपका चल रहा है प्रोसेस वो होता रहेगा। तो अब हम जब बात करते हैं कौन से 3 विचारधारा है, तो देखो पहले तो वो लोग हैं जो लोग यूएफएम जिनको मिला है, ठीक है, मतलब जो सपोर्ट कर रहे हैं, सपोर्ट मतलब जो विरोध कर रहे हैं यूएफएम हटाने का, मतलब यूएफएम हटाना चाहते हैं और यूएफएम मिलने का विरोध कर रहे हैं। ठीक है, तो जिन लोग को यूएफएम मिला है वो लोग हैं, और जो कुछ स्टूडेंट्स वो हैं जिन्हें डर है कि उन्हें कहीं सीजीएल या एमटीएस में यूएफएम ना मिल जाए। तो जिन्हें यूएफएम मिला है, तो आप ये देख सकते हैं 4560 स्टूडेंट्स हैं। इसमें से बहुत से स्टूडेंट्स वो होंगे जो सीजीएल वाले भी होंगे, तो यानी बहुतों को सीजीएल के लिए भी डर है कि सीजीएल में मुझे मिलेगा। और एक यहाँ पे पॉइंट ये भी है कि सीजीएल में लोग एक्स्ट्रा मार्क्स लेने के लिए, क्योंकि देखिए आप अगर आपने डिस्क्रिप्टिव के लिए वीडियोस देखी होंगी 2017 की या 2016 की, तो उसमें आप देख रहे हैं कि जो बहुत ही किसी ने रैंडमली अलग तरीके से कुछ एक्स्ट्रा कर दिया है, तो उसको जो एग्जामिनर है उसने एक्स्ट्रा मार्क्स दे दिया है। तो अब वहाँ पे सीजीएल में आप देख सकते हैं 10-10 मार्क्स या मतलब 5-5, 10-10 नंबर पे पोस्ट बहुत बहुत चेंज हो जाती है। तो इसलिए लोग कोशिश करते हैं कि चलो यहाँ तक जितने मार्क्स आए थोड़ा सा एक्स्ट्रा अटेम्प्ट करते हैं। तो वहाँ पे बहुत लोगों को, मतलब बहुत ऐसे लोग, ऐसे स्टूडेंट्स हो सकते हैं जो सीएचएसएल में उन लोगों ने ऐसा कुछ नहीं किया होगा, लेकिन सीजीएल में हो सकता है एक्स्ट्रा मार्क्स के लिए उन्होंने कुछ अटेम्प्ट किया हो, क्योंकि उस वक्त बहुत सी आरटीआई की कॉपियाँ आई थी जिसमें कुछ लोगों ने एकदम बहुत ही मतलब फ्लो चार्ट बना के कुछ तरीके से मार्क्स लिए थे। तो ऐसा बहुत लोगों ने हो सकता है कुछ एक्स्ट्रा किया हो, और सीजीएल में भी किया हो, एमटीएस में किया हो। तो एमटीएस को मैं अलग नहीं ले रहा हूँ, क्योंकि एमटीएस में अधिकतर सीजीएल और सीएचएसएल वाले ही स्टूडेंट्स हैं। तो पहले तो वो है, ठीक है। सीजीएल में भी लगभग मैं मान सकता हूँ जो सीजीएल के 10-12 हज़ार जिनको जॉब मिल सकती है, वो लोग डर में हैं कि मतलब 470 से ऊपर वाले, अगर मैं जनरल की बात करूं, और बाकी तो अलग अलग पोस्ट के लिए था, तो वो लोग चिंता में हैं कि कहीं उनके डिस्क्रिप्टिव में नंबर 0 ना मिल जाए और वो हट ना जाए। तो ये तो वो लोग हैं जो यूएफएम के एकदम अगेंस्ट हैं, जो नहीं चाहते हैं यूएफएम लगे किसी स्टूडेंट्स के, ठीक है, जो हटाना चाहते हैं।
अब जो स्टूडेंट जो CHSL में बॉर्डर पे हैं, अब बॉर्डर में ये काफ़ी मतलब स्टूडेंट्स हो गए, क्योंकि अब समझिए जो 30,000 बच्चे पास हुए हैं, इसमें से पोस्ट केवल 5,800, मतलब आपकी जो कितनी है 5,800 तो बाकी अब जितने भी ये सब हैं सब बॉर्डर पे ही हैं। तो यहाँ पे एक एक नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है। एक नंबर से आप CHSL में आपको PA ऐसे मिल सकती है, एक एक नंबर से आप बाहर भी हो जाएंगे। तो इन सभी स्टूडेंट्स को इस बात का डर है कि अब ये 4560 बच्चे अगर आ जाएंगे तो हमें दिक्कत होगी, क्योंकि हम मेरिट बढ़ने वाली, जाहिर सी बात, अगर ऐसा हो जाएगा तो मेरिट बढ़ जाएगी, क्योंकि वो सारे स्टूडेंट्स फाइट करेंगे, उनके मार्क्स अच्छे भी हैं, जितने लोग मैं देख रहा हूँ मार्क्स उनके सही भी हैं। तो मतलब मेरिट बढ़ सकती है। तो बहुत से जो स्टूडेंट्स हैं जो अभी उनको लग रहा है मैं फ़ाइट में हूँ, और मतलब मैंने टाइपिंग वाइपिंग भी अच्छे से कर रखी है, लेकिन कुछ हो सकता है कारण, और ऐसा हो सकता है। तो मतलब लगभग अब यहाँ पे भी कई स्टूडेंट्स जो हैं जो UFM के सपोर्ट में बात कर रहे हैं। अभी बात करेंगे लोगों के फैक्ट्स और जो आर्ग्यूमेंट्स हैं कि वो क्या क्या दे रहे हैं, वहाँ पे थोड़ी सी कमी आ रही है। अब देखो कुछ स्टूडेंट्स जो हैं जो, या कुछ जो टीचर हैं जो थोड़े से एक न्यूट्रल वे में हैं, जो नहीं सोच रहे हैं किसी के पक्ष या विपक्ष में, जो सही के पक्ष में हैं कि सही क्या होना चाहिए। तो देखिए जो ये कह रहे हैं कि 0 मार्क्स देना कहीं से भी सही नहीं है। अच्छा, अगर जिसको ये मन में आ गया कि 0 मार्क्स देना सही है, तो आप बायस्ड हो, आपके मन में कुछ ना कुछ आप अपने बारे में सोच रहे हो। देखिए यहाँ पे आप अपने बारे में सोच रहे हो कि नहीं सोच रहे हो, ये कैसे टेस्ट करोगे आप, सिंपल सा है। देखिए अगर आप जो भी सोच रहे हैं उससे केवल आपका लाभ होगा, यानी आप अपने बारे में केवल सोच रहे हो। लेकिन अगर आपने कोई ऐसी चीज़ सोची है जिससे आप काफ़ी मतलब ये नहीं कि 10 लोगों का फ़ायदा हो रहा है, आप ऐसा कुछ सोच रहे हो जिससे सभी लोगों का फ़ायदा हो रहा है, मतलब मोस्टली जितने भी लोग हो रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं कि आप बायस्ड नहीं हैं, आप मतलब, या कुछ एकदम अलग हो रहा हो, एकदम गलत हो रहा हो। तो इसलिए आप ये मत सोचिए कि उनका हो जाएगा फिर मेरा नहीं हो जाएगा। ये एक तरह से बायस्ड विचारधारा है, और इसमें आप अपने बारे में सोच रहे हैं। तो कुछ स्टूडेंट्स ये कहना है जिनका 0 मार्क्स मिला है, ये सही नहीं है। हाँ, अगर उन्होंने गलती करी है तो बिल्कुल उन बच्चों का भी चिंतित होना जायज़ है कि हमने जो मतलब हमने इंस्ट्रक्शन पढ़े और उसके बाद हमने वो चीज़ किया, कुछ लोगों ने इंस्ट्रक्शन नहीं पढ़े, तो उनको कुछ तो सज़ा मिले। तो सज़ा 60 नंबर माइनस कर देना ये कहीं से भी सही नहीं है। कुछ माइनस जो है, मतलब जो कुछ सज़ा आप दे सकते हो, कुछ मार्क्स उनके काट सकते हो, जिससे क्या है कि आप जो है दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो ये थर्ड जो है जो लोगों की सोच है, ठीक है। तो ये 3 टाइप के आपके विचार तो समझ में आ गया। अब फैक्ट्स क्या है, तो देखो सबसे पहले जो UFM के जो अगेंस्ट में है, उनके फैक्ट्स मैंने आपको पिछली वीडियो में भी गिनाया था, जो पिछली वीडियो बनाई थी मैंने। अच्छा, इस पे मैंने बहुत पहले वीडियो बनाई थी, जिस समय मुझे नहीं लगता था कि उस समय किसी और ने वीडियो बनाई थी, क्योंकि मुझे लगता था उस समय गलत हुआ है। मतलब कई स्टूडेंट्स हैं, आपको मैं अगर वैसे वो आप वीडियो देखिएगा उसमें काफ़ी कुछ पता चल जाएगा, और वैसे भी लोगों ने अब काफ़ी वीडियो बना रखी हैं। तो देखिए जाहिर सी बात है, एक जेनरिक डेटा जो है आप कुछ भी यूज़ कर रहे हो, अनफेयर मीन्स नहीं होता है। एम्बिगुअस मतलब जो आपके इंस्ट्रक्शंस थे, आपने स्टार्टिंग में नोटिफिकेशन में कुछ और बताया, मतलब जो उनके फैक्ट्स हैं, ठीक है। और CHSL के जो मतलब जो इसमें UFM के सपोर्ट में बोल रहे हैं, उनके पास बहुत ज़्यादा फैक्ट नहीं है। उनके पास एक आर्ग्यूमेंट है, वो ये कह रहे हैं कि हमने इंस्ट्रक्शन पढ़े और उन्होंने इंस्ट्रक्शन नहीं पढ़े, हमें मार्क्स मिले हैं, सही है, उन्हें जो भी मार्क्स मिला है वो उनकी गलती के है, तो इसलिए जो हुआ है सब सही हुआ है। तो देखो सबसे पहले बात तो आपको कुछ और आपके आर्ग्यूमेंट्स, अगर आपको कुछ और फैक्ट्स लाने हैं तो ही आपका पक्ष जो है मजबूत होता है, क्योंकि इस बात में बहुत ज़्यादा दम नहीं है कि उन्होंने गलती करी, क्योंकि इतना बड़ा सज़ा नहीं होता है। क्योंकि देखिए साइड से बात है, एक डिस्क्रिप्टिव टेस्ट अगर आप बात करें कि डिस्क्रिप्टिव टेस्ट जो एग्ज़ाम है वो किस चीज़ का टेस्ट है, वो आपकी थिंकिंग का टेस्ट है, ठीक है। आप सोचते कैसे हैं, आप कितने अटेंटिव हैं, इसका टेस्ट नहीं है डिस्क्रिप्टिव, कि आप रीजनिंग का कोई टेस्ट नहीं ले रहे हैं ना, या तो ऐसा भी कुछ नहीं है कि आप कोई बहुत ट्रैकिंग करने गए हैं या कुछ और करने जाए हैं। आप वहाँ पे आपकी थिंकिंग की, आप कितना सोच सकते हैं, कितनी मतलब आपकी जैसे अगर आप कुछ भी आप ऐसे लिख रहे हैं या लेटर लिख रहे हैं, आपको लिखना आता है, आपको सोचना आता है, ये चीज़ का टेस्ट है। उसमें अगर कोई एक छोटी सी पॉइंट मिस हो जाता है, हाँ बिल्कुल आप उसको सज़ा दे सकते हैं, लेकिन एकदम रेस से ही बाहर कर देना वो सही नहीं है। तो यहाँ पे थोड़ा सा जो आपके आर्ग्यूमेंट्स है वो वीक पड़ते हैं, क्योंकि उधर स्टूडेंट्स के जो आर्ग्यूमेंट्स है वो काफ़ी स्ट्रांग हैं, ठीक है।
अब बात करते हैं कि सॉल्यूशंस क्या हैं, इसके क्या क्या सॉल्यूशंस हो सकते हैं, और कुछ मैं थोड़ी सी प्रेडिक्शन बताऊंगा। देखो, आपको इतना देर में जो बोला हूँ, आपको मेरा स्टैंड तो समझ में आ ही गया होगा कि मैं क्या चाहता हूँ। मैं नहीं चाहता हूँ कि जो बच्चे बॉर्डर पे हैं उनका ना हो, ठीक है। मैं चाहता हूँ उनका सिलेक्शन हो, क्योंकि देखो उन्होंने भी मेहनत करी है, और अभी क्या है, बहुत दिनों से काफ़ी कुछ आशाएं भी उनके साथ बन गई है। अब वो टूटेंगे अचानक, वो नहीं होगा। तो सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन ये है कि देखिए, जिन्होंने गलती करी है थोड़ी बहुत, अगर मान लो हमने इंस्ट्रक्शन या नहीं पढ़ी है, किसी ने इंस्ट्रक्शन नहीं पढ़ी है, सज़ा बिल्कुल मिलनी चाहिए उनको भी। आपने नहीं पढ़ी कुछ, तो आपको कुछ होना चाहिए। तो जाहिर सी बात है, देखो कुछ नंबर अगर आप काट लेते हैं, 4 से 5 नंबर काट लेते हैं, कुछ नंबर आप काट लेते हैं, तो उससे क्या होगा, जो वो मार्क्स आगे हैं वो थोड़े से कम भी हो जाएंगे। तो जाहिर सी बात है, वो जब मार्क्स कम हो जाएंगे तो वो उनके डिस्क्रिप्टिव नंबर कम होंगे, तो जो बॉर्डर वाले हैं उनको इतना टेंशन नहीं होगी। अब बिल्कुल आप कह सकते हैं कि जो 45,600 है उसमें से बहुत लोग के बहुत बहुत नंबर हैं, तो इसके क्या होगा? देखो, मेन दिक्कत आपको उनसे नहीं है, दिक्कत आपको सीजीएल के बच्चों से है। क्योंकि सीजीएल में अगर स्टूडेंट्स का नहीं हुआ, तो सीजीएल में अगर नहीं हुआ तो वो लोग तो पक्का केस करेंगे। क्योंकि अगर एक बच्चे का भी अगर नहीं हुआ ना, तो उसमें कोई शांत नहीं बैठने वाला है। क्योंकि उसमें आप खुद समझ सकते हैं सीजीएल और सीएचएसएल की कितनी इंपॉर्टेंस है। सीएचएसएल को मैं एक बार तब भी हल्के में कह सकता हूँ, लेकिन सीजीएल को ये बिल्कुल हल्के में नहीं लेता है। तो सीजीएल में अगर एक बच्चे के भी अगर मार्क्स कम आते हैं, एक बच्चे को अगर यूएफएम मिल जाता है, वो अकेला जाके केस लड़ सकता है। 2016 में बहुत कम स्टूडेंट्स थे जिनको हिंदी इंग्लिश पे भी मिल गया था, उन्होंने लैंग्वेज नहीं लिखी थी, लेकिन उनको बाद में केस लड़ना पड़ा, वो जहाँ उनके पक्ष में आया। तो इसलिए ये इस चीज़ को नहीं है सीजीएल में। अब अगर उन लोग का रुक गया, मतलब ये मैं वही कहना चाहता हूँ, अभी सीएचएसएल में जो ये 4500 बच्चों के साथ हुआ है, ये सीजीएल में 10,000 तक बच्चों के साथ ऐसा हो सकता है। क्योंकि सीजीएल में लोग एक्स्ट्रा मार्क्स लेने के लिए बहुत से लोग, जो अभी सीएचएसएल का जो दे रहे हैं, जिन लोगों ने एग्ज़ाम दिया, जो इस बार पास भी हैं, बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे हो सकते हैं जो इधर पास भी हो गए, लेकिन इनको खुद याद नहीं है कि सीजीएल में उन्होंने क्या लिख दिया है, कुछ एक्स्ट्रा लिखा है या नहीं लिखा है, इन्हें नहीं पता है। तो इसलिए बहुत से लोग चिंतित हैं। अभी देखो यूट्यूब पे जो लोग बहुत ज़्यादा चिंतित हैं, तो जाहिर सी बात है, देखो सब लोग का कुछ ना कुछ तो दिक्कत है। मतलब देखो, सभी लोग कुछ ना कुछ अपने बारे में सोच रहे हैं, ये ह्यूमन थिंकिंग है, सब लोग अपने बारे में सोचते हैं। लेकिन आप अपने बारे में सोचते हुए किसी दूसरे का नुकसान सोचोगे, तो इससे आपका फ़ायदा नहीं होगा, ठीक है। तो सॉल्यूशन ये है कि देखो 4 से 5 नंबर काट लो, उससे उन्हें भी थोड़ा सा मतलब नुकसान हो जाएगा और थोड़ा सा बैलेंस हो जाएगा। तो अब देखो सीजीएल वाले जो स्टूडेंट्स होंगे, तो सीजीएल वाले उधर चले जाएंगे, तो यहाँ पे सीएचएसएल पे वो नहीं लेंगे। आप ये मत समझिए जो 45,600 स्टूडेंट्स हैं, 4500 जो 60 स्टूडेंट है, जो 4560, ये सारे सीएचएसएल में सिलेक्शन नहीं लेने वाले हैं। तो सीएचएसएल में इस बार डीबी बाद में हो रहा है, इसका बहुत इम्पैक्ट पड़ेगा आपके ऊपर, समझिए। अच्छा, मैं पहले दूसरा सॉल्यूशन बताता हूँ, उसके बाद एक जो मैं बता रहा हूँ कि ये हो, इस पे सभी स्टूडेंट्स को साथ आना चाहिए और इसके लिए फ़ाइट लड़ना चाहिए एसएससी से। और इसके लिए जो अभी सब लोग इसलिए यूएफएम के लिए जो इतना कैंपेन चला रहे हैं, जो सब लोग कर रहे हैं, अच्छा है जो कर रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है यूनिटी होनी चाहिए। जो बहुत बड़े चैनल हैं या जो बहुत बड़े टीचर हैं, उनको इस बात पे आना चाहिए कि ये करो। अभी मैं बता रहा हूँ क्या करूँ। तो देखो दूसरा क्या है, पहले तो बता दिए 4 से 5 मार्क्स काटने वाला। दूसरा जो है आपका जो सॉल्यूशन है, और जहाँ तक मुझे लगता है ये अगर ये नहीं हुआ, पहला वाला नहीं हुआ, तो दूसरा वाला तो पक्का है, इसके चांसेस ज़्यादा हैं कि एसएससी जो है सभी स्टूडेंट्स को जो है वो पास कर देगी। जितने हैं 4,560 सबको पास कर देगी, वो किसी को भी यूएफएम नहीं लगाएगी, क्योंकि वो कोई भी ऐसा काम नहीं चाहती है जिससे केस हो, ठीक है, जिससे जो है ये जो प्रोसेस पूरा है, जिससे ये वैकेंसीज है ये रुक जाए। क्योंकि वो खुद देख चुकी है 2017 में। देखो अगर एक बार भी देखो केस वेस होगा, तो लोग कैट में जा सकते हैं, लोग कोर्ट में जाएंगे, और चांसेस उनके ज़्यादा हैं वो जीतने के, क्योंकि एसएससी की तरफ से खुद गलतियां हुई हैं। क्योंकि देखो नोटिफिकेशन में उन्होंने नहीं दिया है, आपने बाकी कहीं और नहीं दिया है, आपने सीधे उस एग्ज़ाम में दिया है। तो कई पॉइंट्स पे एसएससी खुद मतलब बैकफुट पे है। तो इसलिए यहाँ पे अगर केस भी होता है तो एसएससी के जीतने के चांसेस कम हैं। मतलब जो यूएफएम को सपोर्ट कर रहे हैं उनके जीतने के चांसेस कम हैं, और जो यूएफएम के अगेंस्ट में है उनके जीतने के चांसेस ज़्यादा होंगे, वो जीत जाएंगे। तो उससे एसएससी की किरकिरी भी होगी, और जो प्रोसेस होगा कोर्ट वोर्ट का वो आगे भी जाता रहेगा। तो एसएससी बिल्कुल भी नहीं चाहेगी ऐसा कुछ हो, और इसका संकेत उसने दिया है कमेटी बना के। कमेटी बनाने का मकसद ये है कि कमेटी बना के कमेटी की जो रिपोर्ट आएगी उनके सपोर्ट में आएगी, मतलब उनके सपोर्ट मतलब कि यूएफएम के जो अगेंस्ट में है उनके सपोर्ट में आएगी। तो इसलिए
मतलब सॉल्यूशन तो ये है कि आप 4 से 5 वाला वो कर लो, वो ज़्यादा बेहतर है। तो अगर जो वो चीज़ होगा तो उसमें एक बार चल सकता है, ठीक है। अब मैं ये क्या बता रहा हूँ कि फ़ायदा क्या है, आपको इस पर कहाँ पे काम करना चाहिए। देखो सबसे पहली बात है कि CHSL, CGL, MTS ये 3 एग्ज़ाम हमारे लगे पड़े हैं, मतलब लाइन से हैं जो, और इसमें ही अधिकतर स्टूडेंट्स हैं। तो CHSL जो है इसकी जो है टाइपिंग होगी और उसके बाद DV बाद में होगी। देखो 17 में दोनों साथ साथ हुआ था, लेकिन इस बार जो अभी नॉर्थ रीजन के मेरे ख्याल से आए थे, नॉर्थ ईस्ट का था, अभी मुझे याद नहीं है कौन सा रीजन था, लेकिन जो उसमें आया था तो उसमें DV बाद में होनी थी, टाइपिंग पहले हुई थी, जो 4 तारीख से टाइपिंग स्टार्ट हो रही थी। और ये बहुत अच्छा चीज़ है और ये मुझे लगता है ये करना चाहिए आपको, और सभी लोग को इस बात पे दबाव डालना चाहिए SSC पे कि आप DV बाद में कराइएगा तब जब CGL का भी रिज़ल्ट आ जाए। मतलब ये थोड़ा सा गले नहीं बात उतरेगी, आपको पचेगी नहीं, लेकिन ऐसा होना चाहिए कि अब CGL का डिस्क्रिप्टिव हो चुका है, रिजल्ट आएगा, डिस्क्रिप्टिव रिजल्ट ले आइए, आप उसको जल्दी से कराइए। देखो इस बार CGL Tier 1 का 2019 का Tier 1 का आंसर की 2 दिन में आ गई, यानी SSC फास्ट कर सकती है काम, वो करना नहीं चाहती है। और अब इस बार करना भी चाहती थी वो, अभी कोरोना आ गया। तो अभी क्या है, CGL की जो है आपका डिस्क्रिप्टिव का रिजल्ट आए, उसके बाद आपका Tier 4 हो और हफ्ते 10 दिन या 15 दिन के अंदर फाइनल रिजल्ट निकाल दे। और उसके बाद फाइनल रिजल्ट जब आ जाएगा तो उसमें जब CGL के जितने स्टूडेंट्स हैं लगभग 12 साढ़े 12 हज़ार, अगर एक बार उनका सिलेक्शन जिस पोस्ट पे हो जाएगा तो जाहिर सी बात है कोई भी जाके CHSL में ज्वाइनिंग लेने वाला, ठीक है। उसके बाद क्या है, CHSL की DV कराए, तब आप बहुत लोग कैंपेन चला सकते हैं, बहुत लोग कर सकते हैं कि ये बच्चे ना जाएं, और उस वक्त लोग सोचेंगे भी कि नहीं जाएंगे, क्योंकि CGL में अगर हो गया है तो ऐसा कर सकते हैं, ठीक है। फिर CHSL में ना जाए और CHSL का हो जाए, उसके बाद आप MTS की DV कराइए। अब कुछ लोग होंगे जो सोच रहे होंगे मेरे को जॉब मिल जाए तो ये और लेट करवा रहा है, तो मैं ऐसा नहीं सोच रहा हूँ। मैं सबके बारे में सोच रहा हूँ कि जो भी तैयारी कर रहे थे 17 से या 16 से या जो 18 से तैयारी करने स्टार्ट कर रहे हैं, मैं चाहता हूँ सबका इस साल मतलब हो जाए पूरा, मतलब कोई भी बचे ना रह जाए। क्योंकि होगा क्या कि ये सारी वैकेंसीज अभी CHSL वाले सभी CGL में सेलेक्ट हो जाएंगे, सब CHSL वाली खाली रह जाएंगी, और जो बच्चे बॉर्डर पे हैं वो सब मतलब उनका कुछ नहीं हो पाएगा। फिर वो अगले साल फिर से मेहनत करें, फिर से उसने पास पहुँचे, तो उसमें क्या है, वो जो आपका एनर्जी है वो लेवल नहीं हो पाती है। क्योंकि आप एक बार एग्ज़ाम देते हो, फिर दोबारा आप उस वहाँ तक पहुँचते हो और फिर एकदम बाउंड्री पे आप रह जाते हो, तो फिर आपको वो एनर्जी नहीं आती है फिर से। तो बहुत अच्छा चांस है कि आप सभी लोग को ये मिलकर SSC पे दबाव डालना चाहिए कि वो CGL का प्रोसेस जल्दी कराए, CGL 18 का। तो CGL 18 में जल्दी से रिजल्ट आ जाए, उसका Tier 4 जल्दी हो जाए और लगभग महीने भर के अंदर पूरा फाइनल रिजल्ट ले आए। फिर उसके बाद आपका CHSL का DV कराइए, टाइपिंग हो जाती है CHSL की, सबको टाइपिंग दे लेने दो, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद आप DV कराइए, CHSL की DV बाद में कराइए जब CGL का फाइनल रिजल्ट आ जाए। उसके बाद आप MTS की DV कराइएगा, तो ताकि जो CHSL में जो ज्वाइनिंग ले ले वो MTS में ना जाए। और फिर MTS में कुछ लोग हो सकते हैं, कुछ लोग ऐसे होंगे जो सोचेंगे कि हम तीनों में सिलेक्शन लें, लेकिन मुझे लगता है जब पूरा इन्वायरमेंट एक बन जाएगा सभी लोग का समर्थन वाला, सहयोग वाला, तो फिर लोग इतना सोचेंगे नहीं, ठीक है। तो ये एक बहुत अच्छा सॉल्यूशन है, और जितना जो पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं वो हो सकती हैं, वो मैंने बता दी है। अब बहुत से लोग हो सकते हैं जो मुझे उल्टा सीधा ही बोलेंगे, बहुत से लोग समर्थन में बोलेंगे, तो आप बिल्कुल बोल सकते हैं, बस थोड़े से अच्छे शब्दों में बोलिएगा। और कमेंट बॉक्स फ्री है आपके लिए, आप अपने विचार बताइए। अच्छा, एक कमेंट मुझे अब याद नहीं आ रहा उनका नाम, मैं लेता भी याद नहीं मुझे, लेकिन हाँ उन्होंने कमेंट बहुत अच्छा किया था, मेरे किसी वीडियो में किया था या कम्युनिटी पोस्ट में किया था। उन्होंने कहा था कि ये डिस्क्रिप्टिव वाला ये लोचा ही ख़राब है। इसमें क्या है कि बहुत से डिज़र्विंग कैंडिडेट्स के मार्क्स बहुत बुरे मिल जाते हैं, और जो बहुत अच्छे स्टूडेंट्स ना उनके नंबर बहुत अच्छे हो जाते हैं। तो या तो इसको क्वालिफाइंग कर दो, ये UFM चक्कर ही हट जाता पूरा, इसको क्वालिफाइंग ही कर देते, या तो कुछ और रहता तो सही रहता। ये मतलब पूरा जो बहुत अच्छे स्टूडेंट जो Tier 2 तक बहुत अच्छा करते हैं, डिस्क्रिप्टिव में बहुत मतलब बैंड बज जाती है उनकी। तो ये चीज़ उनका सोचना था, थोड़ा बहुत मैं भी समर्थन कर सकता हूँ इसका, क्योंकि ये डिस्क्रिप्टिव का मुझे भी थोड़ा सा लगता है कि डिस्क्रिप्टिव थोड़ा सा एक वैसा हो गया, लक टाइप का हो गया कि आप बहुत अच्छा लिख दो तो भी ज़रूरी नहीं है कि आपको बहुत अच्छा नंबर मिले, और आप बहुत बुरा लिखो तो भी ज़रूरी नहीं है कि आपको बहुत बुरा नंबर मिले, आपको अच्छे नंबर भी मिल सकते हैं। तो ये काफ़ी कुछ चीज़ें इस पर डिस्कस हो सकता है। और बाकी जो है आपके जो व्यूज़ हैं आप वो बताइए कि आपकी क्या सोचना है इस पूरे टॉपिक के बारे में।
और देखिए इसमें क्या है कि लड़ना बहुत गलत है, क्योंकि इस वक्त स्टूडेंट्स आपस में ही लड़ रहे हैं, क्योंकि इधर से कैंपेन चला रहे हैं और काफ़ी लोग इधर से भी। तो देखो जो मैंने सच बताया वो तो बताया कि जिनके साथ गलत हुआ है उनके साथ गलत नहीं होना चाहिए। थोड़ी बहुत आप सज़ा दे सकते हो, एक बार चल जाएगा, लेकिन 0 नंबर देना बिल्कुल भी सही नहीं है। तो ये बात आपको भी समझना चाहिए। और इसी बात पे मैं इस वीडियो ख़त्म करूँगा, और बहुत बड़ी नहीं बनाना चाहूँगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो देखने के लिए। अगर वीडियो पसंद आए तो शेयर करिए, और चैनल पे नया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद।